2019 में एक संदेश आया कि हमें दुनिया के एक सबसे टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन के गेट्स को तोड़कर अंदर जाना है। ये वही जगह थी जहां लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को बैक इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे थे। लाखों लोगों ने जवाब दिया। ये बात करीब 30 साल से लोगों के सीने में उबल रही थी और बैम एक तूफान आ गया। इंटरनेट पर, रेडियो पर, हर जगह प्रोमोटर्स कह रहे थे हमें एरिया 51 के अंदर जाना है। सेना ने उस बेस को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखने की ठान ली थी। डीओडी ने कहा अगर मिलेनियल्स ने एरिया 51 के गेट्स पार करने की कोशिश की तो हम बम गिराएंगे। पर फिर भी वहाँ हजारों की भीड़ जमा हो गई। उन गेट्स के पीछे क्या है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं चाहता हूँ कि सरकार रिकॉर्ड्स रिलीज कर दे आज ही। क्या इसके साथ एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी जो सरकार की तमाम सीक्रेसी को खत्म करके पृथ्वी पर नई जीवन की मौजूदगी का सच सामने ले आएगी? लोगों की परग्रही वाले सवालों में दिलचस्पी है और वो उसके जवाब चाहते हैं। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। द स्टॉर्मिंग ऑफ एरिया 51। बेकर्सफील्ड, कैलिफोर्निया, जुलाई 2019। कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। उसमें रॉबर्ट्स ने अपने दोस्तों से अपील की थी कि वो टॉप सीक्रेट अमेरिकन मिलिट्री बेस एरिया 51 के सामने जमा हो, क्योंकि बड़े लंबे समय से कहा जा रहा था कि वहां पर क्रैश्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट रखे हैं। उसी पोस्ट में रॉबर्ट्स ने यह भी लिखा था कि पढ़ने वाले लोग उसे क्लिक करके बताएं कि वो आ रहे हैं या नहीं। मैंने ये बात अपने पर्सनल फेसबुक पेज पर शेयर की थी और मेरे पास करीब 40 लोगों के जवाब आए। वो लोग इंटरेस्टेड थे और खुद वहां जाने के लिए तैयार थे। रॉबर्ट्स ये नहीं जानते थे कि उनकी वो पोस्ट सिर्फ फेसबुक पर उनके दोस्तों या जानकारों तक ही पहुंचेगी या फिर पूरे साइबर स्पेस में फैल जाएगी। उन्हें 2 दिन बाद जवाब मिल गया। उनका फोन लोगों के कॉल से बार बार बजने लगा। पहले कुछ 100 लोगों ने जवाब दिया, फिर गिनती हजारों में पहुंच गई। बात बहुत तेजी से फैल रही थी। सिर्फ 3 दिन में ही ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और फिर उसे रेडिट पर पोस्ट किया गया। रेडिट पर पोस्ट करने के बाद तो ये बात और तेजी से फैलने लगी। कुछ ही दिनों में उनका साथ देने वालों की संख्या 10 लाख के पार चली गई। और फिर 11 जुलाई को ये खबर आई। एक नए फेसबुक इवेंट में उस बेस में घुसपैठ करने के लिए एक बड़ी भीड़ जुटाई जा रही है। वो एरिया 51 में बहुत बड़ी संख्या में घुसना चाहते हैं, जहां वो सारे एलियंस का कहना है कि उससे दूर ही रहो, उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। वहाँ कुछ बोर्ड्स पर साफ लिखा है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर कोई बिना इजाजत अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इन शॉर्ट, डोंट गो। न्यूज कमेंटेटर्स ने साफ इशारा किया था कि जितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, अगर उसका एक छोटा सा भी हिस्सा वहां पहुंच गया तो उनका ये अभियान हिंसक रूप ले सकता है। रॉबर्ट की पोस्ट को मिले उस अनूठे रिस्पॉन्स के बाद अमेरिकन सेना के अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने बड़े धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अमेरिकन एयरफोर्स हमेशा अमेरिका और उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए तैयार रहती है। कुछ ही दिन बाद मैटी रॉबर्ट से मिलने FBI के लोग आए। FBI मेरे घर आई थी। उन्होंने मुझसे कहा अब मैं उनके नाम बताऊं जो इस मामले को इतना तूल दे रहे हैं कि लोग वाकई इस बेस में घुसने की कोशिश करें और लोगों को नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने इस बात की भी फिक्र की थी कि लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। FBI वालों को रॉबर्ट्स ने कहा कि वो तो मजाक कर रहे थे और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई उनकी बात को इतनी गंभीरता से लेगा। मैंने उनसे कहा मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लोग इस बात को इतना सीरियसली लेंगे, क्योंकि जब मैं फेसबुक पर उसके बारे में लिख रहा था तब मैंने बात मजाक में लिखी थी और सोचा भी नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन रॉबर्ट्स भले ही नहीं जानते थे कि लोग उन्हें इतनी गंभीरता से लेंगे या नहीं, पर जुलाई की शुरुआत में उनकी सुलगाई चिंगारी से बड़ी जबरदस्त आग लग गई। अगस्त 2019। मैटी रॉबर्ट्स की ओरिजिनल पोस्ट को लाखों बार रिपोस्ट किया गया।
20 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा था कि वो सितंबर में एरिया 51 पहुंच रहे हैं और वो उस टॉप सीक्रेट बेस के अंदर घुस जाएंगे। कोई नहीं जानता था कि वहां असल में कितने लोग आएंगे, लेकिन सरकार और मीडिया दोनों इस बात के लिए तैयार थी कि अगर सेना और लाखों यूएफओ एंथुसियास्ट्स के बीच झड़प होती है तो सारा इल्जाम रॉबर्ट्स पर डाला जाएगा। अपने और अपने साथियों के ऊपर से दबाव कम करने के लिए रॉबर्ट्स ने अपने फॉलोअर्स से अपील की कि वो 20 सितंबर को बेस पर धावा बोलने का कार्यक्रम रद्द कर दे। उन्होंने इसके बदले वहां एक शांतिपूर्ण जश्न मनाने को कहा और उसका नाम रखा एलियन स्टॉर्म, जिसकी शुरुआत वो एक छोटे से शहर रेचल, नवाडा से करने वाले थे, जो एरिया 51 के ठीक बाहर ही है। उन्होंने वहां म्यूजिक, आर्ट और एलियन से जुड़ी दूसरी चीजों का एक फेस्टिवल करने को कहा। उस इवेंट के पहले के हफ्तों में इस बात की कोशिश की जाने लगी कि वहां ऐसा कुछ ना हो कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। सरकार ने एक काउंटर मीडिया प्रोग्राम चलाया और लोगों को बताया कि हम इस मामले को गेम की तरह नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए ये कोई मजाक नहीं है, ये वुडस्टॉक नहीं है कि आप रेचल के बाहर एक रॉक फेस्टिवल करना चाहते हैं। आपका दिन खुशगवार हो, ठीक है, लेकिन अगर एरिया 51 में घुसने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर जेल भी हो सकती है। उस कार्यक्रम के 10 दिन पहले 2 डच यूट्यूबर्स एरिया 51 के दायरे में घुस आए और उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हाइकिंग करते हुए 5 किलोमीटर अंदर तक चले गए। उनकी गिरफ्तारी नेशनल हेडलाइन बन गई और ये चिंता जताई जाने लगी कि अगर वहां आने वाले दिनों में कोई उत्सव होता है तो मामला बेकाबू हो सकता है। हैरानी की बात थी कि उन्हें 1 साल की जेल हो गई। मैसेज बड़ा साफ था कि हम आसानी से नहीं छोड़ने वाले। 20 सितंबर 2019। उन गेट्स के पीछे क्या है उनके बारे में कोई नहीं बता सकता। वहाँ काम करने वाले लोग भी नहीं। मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है, इसीलिए मैं 5000 किलोमीटर दूर आया हूँ उन सवालों के जवाब ढूंढने। जिस दिन वो इवेंट शुरू होना था उसी दिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक धमकी भरा ट्वीट किया। उसमें एक B-2 बॉम्बर की फोटो के साथ लिखा था, अगर आज मिलेनियंस ने एरिया 51 की तरफ बढ़ने की कोशिश भी की तो उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। मगर जल्दी ही उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। उन्होंने कहा इसे आतंकवाद से जुड़ी घटना मानकर केस चलाया जाएगा। ये भी कहा अगर मिलेनियल्स ने एरिया 51 के गेट्स पार करने की कोशिश की तो हम बम गिराएंगे। ये कुछ ज्यादा ही था। उन्होंने साफ साफ ये नहीं कहा था कि असल में क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से धमकी तो दे ही दी थी। जब ये देखा गया कि सेना किसी भी कीमत पर एरिया 51 की सुरक्षा करने को तैयार है, तब बहुत से लोगों ने वहां जाने का अपना इरादा बदल लिया। हालांकि सरकारी चेतावनी का काफी असर हुआ था, फिर भी 20 दिसंबर की रात करीब 100 लोग उन चेतावनियों के बावजूद एरिया 51 के गेट्स पर पहुंच गए। मुझे तो लगता है कि उस गेट के पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सरकार हमें कुछ भी नहीं बता रही। बहुत से लोग इस इवेंट को देख रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि आज की रात उन्हें कुछ एलियंस नजर आ सकते हैं। वो हम सबको पकड़ नहीं सकते। चलो चलो भागो चलो। लोग वहाँ खून खराबे के लिए तैयार थे, मगर मैंने कुछ नहीं देखा। पुलिस वाले वहाँ गश्त लगा रहे थे और कह रहे थे कि अगर किसी ने गेट पार करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। दोनों पक्षों ने बुद्धिमानी से काम लिया और एक हिंसक झड़प का खतरा टल गया। सिर्फ 2 लोगों को अधिकारियों ने मामूली जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अगले 3 दिनों में 3000 से ज्यादा लोग एरिया 51 पहुंचे और दिखाया कि वो सरकार की सीक्रेसी के खिलाफ है। दुनिया में एक बहुत ही बड़ी एलियन कम्युनिटी है। बस कुछ ही समय की बात है जब सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार ईमानदार है, क्योंकि अगर उसने हमें बता दिया कि उस पहाड़ के नीचे क्या है तो हो सकता है हम लोग पूरी तरह से डर जाएं। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि अगर सेना का डर नहीं दिखाया गया होता तो वहां पहुंचने वालों की तादाद कहीं ज्यादा होती। सरकार ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया और ज्यादातर लोगों को इस इवेंट में जाने से रोक दिया। सितंबर 20 के पहले के हफ्तों में कई तरह की कंफ्यूजिंग रिपोर्ट आने लगी कि वहां जाने पर क्या हो सकता है, और ऐसे में लोगों को लगने लगा था कि कहीं मामला सरकार के हाथों में ना चला जाए और इससे उसे फायदा ना हो जाए।
अगर सचमुच सरकार की धमकियों के डर से एरिया 51 फेस्टिवल्स में लोग नहीं आए थे, तो सरकार किस चीज को सुरक्षित रख रही थी? सिर्फ सेना के ही सीक्रेट्स थे या कुछ और भी था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि इसका जवाब स्पष्ट है। बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या है जिसे सरकार छिपा रही है। अमेरिकन सरकार ने झूठ बोलने और उन चीजों से इनकार करने की ही नीति अपना रखी थी, और इसे हम काउंटर इंटेलिजेंस ही कह सकते हैं। यूएफओज और ईटीज तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही काउंटर इंटेलिजेंस की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। दरअसल सरकार लोगों को सच नहीं बताना चाहती थी। हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 50 साल से ज्यादा समय से न सिर्फ अमेरिका की बल्कि दुनिया भर की सरकारें यूएफओ या परग्रही से जुड़े सवालों से इनकार करती रही हैं। क्या अमेरिकन सरकार एरिया 51 में सिर्फ क्रैश्ड यूएफओस को ही नहीं बल्कि परग्रही जीवों को भी छुपा रही है? शायद इससे जुड़े और सुराग उस सीक्रेट बेस के एंट्रीज पर ही मिल जाए। वो एंट्रेंस जहां कई दशक से किसी के भी आने जाने पर पाबंदी है। क्या एरिया 51 में सचमुच एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सीक्रेट्स हैं? और अगर हां, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? शायद इसका जवाब हमें इस रहस्यमय रेगिस्तानी बेस के इतिहास से मिल सके। हमें इसके लिए दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हुए उस हमले को भी देखना होगा। सरकार ने कहा था कि हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए हम इनमें से कुछ इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज को देश में कहीं और दूर ले जा रहे। एरिया 51 को एक सॉल्ट फ्लैट ग्रूम लेक के आसपास बनाया गया था। आज उस सूखे ताल में एक रनवे भी है। ग्रूम लेक था तो एक सूखा ताल, मगर वो काफी लंबा था और वो एक लंबे रनवे का काम कर सकता था। उसमें से कुछ एयरक्राफ्ट्स के लिए लंबे रनवे जरूरी थे। कई साल तक एरिया 51 की जानकारी पाने को उत्सुक लोग हाई पावर्ड बाइनोक्यूलर लेंसेज से बेस एक्टिविटी देखने की कोशिश करते हैं, मगर अब ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने एरिया 51 के अंदर चल रही चीजों को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। इस सदी में काफी लंबे समय तक अमेरिकन सरकार एरिया 51 के वजूद से ही इनकार करती रही, मगर क्यों? ऑफिशियल एरिया 51 के बारे में अब सरकार ने ये कहना शुरू किया है कि वो एक ऐसी फैसिलिटी थी जहां एयरक्राफ्ट डेवलप किए जाते और उन्हें टेस्ट किया जाता था। U-2 स्पाई प्लेन को, SR-71 ब्लैकबर्ड और बिल्कुल हाल ही में आई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को। वो था ऑफिशियल एरिया 51, हाईली सीक्रेट सिक्योर रिमोट। लेकिन एक अनऑफिशियल एरिया 51 भी है और लोगों के मुताबिक वहां एक और ज्यादा बड़ा सीक्रेट छिपाया गया है। वहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा था। रेचल, नवाडा, सितंबर 2019। एरिया 51 बेस में और क्या छिपा हो सकता है? इसकी तफ्तीश करने के लिए फॉर्मर ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिसर निक पोप और फिल्म मेकर जेरेमी कॉर्बेल ने एक स्थानीय निवासी जोग आन्यू की मदद ली। जोग करीब के ही रेचल, नवाडा में पिछले 15 साल से रह रहे हैं और उन्होंने एरिया 51 के हाल के इतिहास को बहुत करीब से देखा है। आपने इस बेस से आने जाने वालों के बीच सबसे दिलचस्प बात क्या सुनी? हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट उस वक्त जा रहे थे जब बेस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कई बार उस बेस में मिलिट्री व्हीकल्स भी जाते थे। वो उन्हें बॉम्बिंग रेंजेस के अंदर शूटिंग टारगेट्स बनाते थे। बस यहीं रोक लेते हैं, शेरिफ की कार आ रही है, हमें कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी है, हम उनका रास्ता नहीं रोकेंगे, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। ये तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, हमने पहले कभी इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी। स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट की वजह से जो तनाव बढ़ गया था, उसे देखते हुए सेना ने उस सीक्रेट बेस के गेट पर 0 टॉलरेंस लॉकडाउन कर दिया था। तो बस यहीं तक, शायद हम लोग और आगे नहीं जा सकते। उसके आगे गए तो वापस नहीं आएंगे, है ना? हाँ, हम और आगे नहीं जा सकते। ये सारे कंटीले तार और सिक्योरिटी के उपाय, अगर हमने यहाँ जरा सी भी चूक की तो सिक्योरिटी वाले हम पर टूट पड़ेंगे, है ना? मैंने बिल्कुल सही कहा ना?
कोई गलती नहीं करनी है। अगर हमने एक कदम भी उस इलाके में रखा तो मामला बिगड़ सकता है। नहीं नहीं, यहाँ हर बोर्ड पर साफ साफ लिखा है, अगर किसी ने लाइन पार की तो अंजाम बुरा हो सकता है। चालाकी भरी चाल है। एक बात बताइए, अगर हम सड़क पर बने उस बैरियर को पार करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, हमें वहाँ क्या मिलेगा? हम करीब 30 किलोमीटर तक उस घाटी में पक्की सड़क पर जाएंगे जहां एरिया 51 बना है। यहां से बेस के बीच कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं और वहां रोड सेंसर्स भी लगे हैं। अगर आप एरिया 51 में पहुंच भी गए तो वहां आसपास देखने पर आपको यही लगेगा जैसे आप किसी मिलिट्री एयरफोर्स बेस में हैं, लेकिन वहां अच्छी चीजें हैंगर्स के अंदर हैं, कुछ भी बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको रनवे पर एक सॉसर खड़ा मिल जाएगा। जाहिर है वहाँ हैंगर्स हैं, मगर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ कई बहुत बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं और उन फैसिलिटीज को पहाड़ काट कर बनाया गया है। हाँ, बहुत से लोग उन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज की बात करते हैं। वो बेस देखने आए लोगों पर नजर रखते हैं। जैसे कि कोई टिकाबू पीक पर पहुंचता है, बेस में उसे कहीं न कहीं से देख लिया जाता है। एरिया 51 बेस से करीब 42 किलोमीटर दूर मौजूद टिकाबू पीक ऐसी इकलौती जगह है जहां से आम लोग भी ग्रूम लेक के रनवे और हैंगर्स को देख सकते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि अपनी चीज को उड़ाने का सही वक्त है और तब वो अपनी उस चीज को बाहर निकालते हैं। जब वो एक टेस्ट फ्लाइट कर रहे थे तब मैं टिकाबू पीक पर ही था और उसे देखकर मैं हैरान रह गया। हम बेस पर देख रहे थे, तभी अचानक से रात के उस वक्त रनवे की सारी लाइट्स जलने लगी। ऐसा लगा अचानक ही हमारे सामने नीचे जो रेगिस्तान है उसमें जान आ गई है। हमने देखा रनवे की तरफ एक लाइट टैक्सिंग कर रही है और फिर अचानक ही वो लाइट उड़ गई। उसके बाद रनवे की लाइट्स बुझ गई और सब कुछ खत्म हो गया। उस रनवे की 1 फुट ऊपर तक लाइट्स बुझ चुकी थी। ये तो अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी है। जाहिर है वो चाहे जो भी था वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे और उनकी कोशिश थी कि उसे कम से कम लोग ही देख सकें। बिल्कुल। क्या ये दावा सही हो सकता है कि अमेरिकन सेना को किसी और दुनिया का एक स्पेसक्राफ्ट मिल गया है? क्या ये कहा जा सकता है कि युद्ध के बाद अमेरिका को जो शानदार टेक्नोलॉजिकल कामयाबी मिली है उसकी वजह एलियन व्हीकल्स की रिवर्स इंजीनियरिंग है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स के मुताबिक ऐसा है और वो इस बात पर जोर देते हैं कि एरिया 51 का सच तो कई दशक पहले ही सामने आ गया था और ये काम यूएफओ एंथुसियास्ट या विसल ब्लोअर्स ने नहीं किया था, बल्कि उन 2 लोगों ने किया था जिनकी जिम्मेदारी थी सरकार के सबसे खास सीक्रेट को छिपा कर रखना। बर्बैंक, कैलिफोर्निया, जून 1943। वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में ही सरकार ने लॉकहीड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन पर दबाव डाला कि वो मिलिट्री प्लेन्स की नेक्स्ट जनरेशन बनाए और जेट फाइटर्स बनाए गए जो पुराने प्रोपेलर एयरक्राफ्ट से कहीं बेहतर थे और उन्होंने जंग की दिशा ही बदल दी थी। लॉकहीड इंजीनियर क्लेरेंस केली जॉनसन की एक टीम ने सिर्फ 143 दिनों में ही उसका पहला प्रोडक्शन मॉडल बना दिया। उनके P-80 शूटिंग स्टार के साथ ही अमेरिकन सेना ने जेट एज में कदम रख दिया। केली जॉनसन की सीक्रेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बाद में स्कंक वर्क्स के नाम से जाना गया। क्लैरेंस केली जॉनसन लॉकहीड के स्कंक वर्क डिविजन्स के पहले हेड थे और वो 50s और 60s से 1975 तक उस पद पर रहे। वो U-2 स्पाई प्लेन के डेवलपर थे जो 80,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता था और उसमें बड़ी चौंका देने वाली फोटोग्राफिक कैपेबिलिटीज थी। इस बात में कोई शक नहीं कि वो एविएशन कम्युनिटी में एक लेजेंड थे। एक मेन स्ट्रीम शख्सियत होने के बावजूद जॉनसन ने खुद 16 दिसंबर 1953 को अगोरा, कैलिफोर्निया में आज मशहूर हो चुकी यूएफओ साइटिंग्स की घटना को देखा था। उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट दी और उस क्राफ्ट के जो स्केचेस बनाए थे उन्हें अमेरिकन सरकार के उस समय के यूएफओ से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करने वाले प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने संभाल कर रख लिया था। वो अपने कुछ कलीग्स के साथ थे, तभी उन्होंने एक ऐसी अनूठी चीज देखी जो उस वक्त की किसी भी टेक्नोलॉजी के परे की चीज लग रही थी। यूएफओस के बारे में जब सरकारी तौर पर भी संदेह जताया जा रहा था, तब जॉनसन ने अपने करियर को दांव पर रखकर अपने सुपीरियर से उन्हें देखने की बात कही थी। इसके बाद जॉनसन को ना तो कोई सजा मिली, ना ही उन्हें डिमोट किया गया, बल्कि 2 साल बाद उन्हें एक इनाम दिया गया। उन्हें अमेरिका के सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस एरिया 51 को बनाने का काम सौंपा गया।
कैली जॉनसन ही वो शख्स थे जिन्होंने उस लोकेशन को एरिया 51 के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताया था। वो एक ऐसी जगह थी जो लोगों की नजरों से बची रह सकती थी। लेकिन क्या सेना का ये दावा सही है कि एरिया 51 को सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए ही बनाया गया था, या फिर क्या कैली जॉनसन ने उस जगह को इसलिए चुना था कि वहां उस एलियन स्पेसक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था? 1990 में कैली जॉनसन की मौत हो गई, मगर उन्होंने एरिया 51 के राज नहीं बताए। लेकिन उनके ही एक करीबी सहयोगी ने यह कहा कि इस दुनिया में परग्रही जीव तो है। बर्बैंक, कैलिफोर्निया, 1975। एविएशन डिजाइनर बेंजामिन रॉबर्ट रिच को कैली जॉनसन की जगह स्कंक वर्क्स का सेकंड डायरेक्टर बनाया गया। उन्हें बाद में फादर ऑफ स्टेल्थ कहा गया। बेन रिच अमेरिका में एविएशन के इतिहास के एक लेजेंड थे और उस क्लासिफाइड दुनिया के भी। वही वो शख्स थे जिसने F-117A नाइट हॉक का डिजाइन बनाया था। वो एक स्टेल्थ फाइटर था जिसने 1980s और 90s में एविएशन का रूप ही बदल दिया था। एक और एविएशन एक्सपर्ट और उनके सहयोगी जिम गुडॉल ने सुना कि बेन रिच के पास इस बात की पक्की जानकारी है कि यूएफओस का वजूद है। तब उन्होंने स्कंक वर्क्स के लेजेंडरी हेड से ही साफ साफ पूछ लिया कि वो क्या मानते हैं। मिस्टर बेन रिच मेरे दोस्त थे। उनकी मौत से ठीक पहले मैंने उनसे पूछा था, क्या आप यूएफओस पर यकीन करते हैं? उन्होंने कहा, जिम, मैंने रेगिस्तान में ऐसी चीजें देखी हैं जो हमारी उम्मीद से करीब 50 साल आगे की थी और हम उसे अगले 50 साल में बनाने की सोच भी नहीं सकते हैं। अगर तुमने स्टार ट्रेक और स्टार वॉर्स जैसी फिल्में देखी हैं तो समझ लो मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने देखा था। मेरे ख्याल से ये उनका एक डेथ बेड कन्फेशन था। वो एक ऐसे शख्स थे जो अच्छी तरह से जानते थे कि एक इंसान के तौर पर हमारी इन्वेंट्री में कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। बेन रिच भी मानते थे कि यूएफओस होते हैं, वो भी बड़ी शिद्दत से, क्योंकि वो सच जानते थे। लेकिन जिन लोगों ने एरिया 51 में काम किया था उनमें सबसे मशहूर या शायद सबसे बदनाम थे बॉब लजार। कोई और उनके जितना विवादों में नहीं रहा। जहां तक एलियन एंथुसियास्ट की बात है तो लजार ने नेवादा के रेगिस्तान में बने एक अनजान से मिलिट्री बेस को अमेरिका में यूएफओ, एलियंस और सरकार की साजिशों के प्रति लोगों के जुनून का केंद्र बना दिया था। लेकिन बॉब लजार है कौन और उन्होंने एरिया 51 में क्या देखा था? लास वेगास, नेवाडा, 15 मई 1989। यहाँ ऐसा कौन है जिसने यूएफओ को छुपाने की बात नहीं सुनी हो? लोकल टीवी स्टेशन KLS पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जॉर्ज नैप ने एक शख्स का इंटरव्यू किया जिनका नाम डेनिस बताया गया और उनका चेहरा नहीं दिखाया गया ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। उनका दावा था कि वो उस मिलिट्री इंस्टॉलेशन में काम करते थे जिसके बारे में आज भी अमेरिकन सरकार इनकार कर रही है। उनका कहना था कि उस बेस में सचमुच एक परग्रही स्पेसक्राफ्ट है। वहाँ असल में हो क्या रहा है? वहां पर कई एक्चुअली 9 फ्लाइंग सॉसर्स, फ्लाइंग डिस्क्स हैं और वो सब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के हैं। ये वो शख्स थे जिनका दावा था कि वो एरिया 51 में काम करते थे, एलियन टेक्नोलॉजी की बैक इंजीनियरिंग करते थे। शायद उस यूएफओ की जो रॉसवेल में क्रैश हुआ था और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो काम कैसे करता था और शायद वैसा ही कुछ हमारे लिए भी बना रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वो गुमनाम बने रहे तो शायद सरकार उन्हें नुकसान पहुंचाए। इसीलिए उस शख्स और रिपोर्टर जॉर्ज नैप ने सोचा कि उनका नाम ही बता दिया जाए। जिस रोज हमने दुनिया को उनकी पहचान बताई थी उस दिन वो स्टेशन में ही थे और उन्होंने टेप लिया था और बोले, मैंने इरादा बदल लिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आखिर तक वो एक बड़े कश्मकश में लगे रहे और अपने आप में जिरह करते रहे कि ऐसा करना ठीक होगा, उनकी जान को खतरा है, उनकी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है। अंत में उस गुमनाम शख्स ने गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकलकर अपना नाम बताया, बॉब लजार।
बॉब लजार ने एक अच्छा काम ये किया था कि 15 मई 1989 को जॉर्ज नैप के साथ सामने आए और इस तरह से उन्होंने खुद को महफूज कर लिया। उन्हें अपनी जान का खतरा था। उन्होंने फिल्म में एक शॉट में बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ था और इस तरह से खुद को सुरक्षित कर लिया। उस दिन के बाद से बॉब लजार इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल यूएफओ विसल ब्लोअर बन गए और उन बातों का खुलासा करने की उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। बहुत से लोग मानते हैं कि वो कीमत उस सरकार ने वसूल की थी जो हर हाल में एरिया 51 का सच छिपाना चाहती थी। न सिर्फ बॉब के घर में घुसपैठ की गई थी, बल्कि सामान भी फेंका गया था और दीवार पर लिखा भी गया था। उन्होंने यूजी को खिड़की के अंदर झांकते देखा था। डर वाजिब था। उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई थी। उनकी निगरानी की जा रही थी। इतना परेशान किए जाने के बाद लजार कई दशक तक आम लोगों के बीच गए ही नहीं। मुझे लोगों के बीच जाना पसंद ही नहीं है। मेरे पास ये सब करने के लिए पैसे ही नहीं हैं और मैं आपसे सच कहूँ तो मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं है। लेकिन अगर बॉब लजार के दावे सही हैं, तो उन्होंने एरिया 51 में चल रही कितनी बातों के बारे में हमें बताया है। 4 दिसंबर 2018 को आखिरकार लजार ने वर्षों की चुप्पी तोड़ी और अपनी पूरी कहानी फिल्म मेकर जेरेमी कॉर्बेल को बता दी और तब बनी एक धमाकेदार डॉक्यूमेंट्री बॉब लजार, एरिया 51 एंड फ्लाइंग सॉसर्स। लेट 1980s में अमेरिकन गवर्नमेंट को एलियन स्पेसक्राफ्ट मिला था। वो कई थे और उन्हें उनकी टेक्नोलॉजी भी मिली थी और वो नेवाडा के रेगिस्तान में उसे ही एनालाइज कर रहे थे। और यही सच है, यही कहानी है मेरी। और मैं भी उन लोगों में से एक था जो उस क्राफ्ट में काम कर रहे थे। इस बात में शक नहीं कि बॉब लजार नहीं होते तो एरिया 51 के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती। अब हमारे पास फिल्म है जिसकी वजह से वो एक बार फिर से मीडिया और लोगों की नजरों में आ गए हैं। लजार का दावा था कि उन्होंने एरिया 51 में जो सबसे अनूठी टेक्नोलॉजी देखी थी वो एक एलियन रिएक्टर था और उसमें हमारी दुनिया को बदल देने का दम था। उन्होंने जब मुझे पहली बार उस रिएक्टर को काम करते हुए दिखाया था, तब मेरे दिमाग में उसे देखकर एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया था। और तब मैंने सोचा था कि अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें जेट और रॉकेट इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब कार्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ पूरी तरीके से बदल जाएगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी। जी हाँ, सब कुछ। बस एक बार पता चल जाए कि वो मशीन किस तरह से काम करती है, जिसे मैं देख रहा हूँ और जिसे मैं छू रहा हूँ। जेरेमी कॉर्बेल की डॉक्यूमेंट्री ने सनसनी फैला दी थी और तब बॉब लजार और एरिया 51 एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए। आखिरकार उसी से वो चिंगारी निकली थी जिससे स्टॉर्म एरिया 51 मूवमेंट शुरू हुआ था। आज हम यहाँ बॉब लजार के अच्छे काम और उनकी बहादुरी की वजह से हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इंटरनेट की बदौलत अब और भी लोग इस बारे में छानबीन करेंगे। जैसे जैसे लोग सवाल करना शुरू करेंगे, ये मामला और ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्या अमेरिकन सरकार आज भी एरिया 51 की हकीकत छिपाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो इतने सालों से करती रही है? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें कुछ और दूसरे विसल ब्लोअर्स के बयानों से मिल सकते हैं। वो विसल ब्लोअर्स जिनका दावा था कि बॉब लजार ही अकेले ऐसे शख्स नहीं थे जिन्हें सच की जानकारी थी और उन्हें अमेरिकन सरकार ने उस तरह से परेशान किया था। बॉब लजार के एरिया 51 में एलियन क्राफ्ट की स्टडी के बारे में उनके चौंकाने वाले दावों के बाद उनके क्रिटिक्स कहने लगे कि इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि उन्होंने किसी टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी में काम किया था। उनका कहना था कि वो मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन तभी एक और दमदार गवाह सामने आया जिसने लजार की कहानी को सही बताया। वो थे फॉर्मर एयरफोर्स पायलट डेविड फ्रूहॉफ। पिछले कुछ सालों से मैं ये सारी बातें पर्सनली जानता था। फिर अचानक ही बॉब लजार के बयान आए और उन्होंने जो कुछ कहा था उन बातों में जरा भी झूठ नहीं है। क्रिटिक्स यही कहते रहे कि लजार के सपोर्टर्स की बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फ्रीहॉफ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते थे। बीएल एयरफोर्स बेस 1967। अमेरिकन एयरफोर्स के कैप्टन डेविड फ्रीहॉफ भी पायलट्स के उस एलीट ग्रुप में शामिल हुए जो अमेरिका के सबसे आला दर्जे के जासूस प्लेन SR-71 उड़ाते थे। मैं 4.5 साल तक SR-71 पायलट रहा।
जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो वो एक दूसरे के कोस्ट तक 1 घंटे में पहुंच जाता था और इस तरह की परफॉर्मेंस किसी का भी दिमाग चकरा सकती थी। और मैं इस बात पर गर्व महसूस करता था कि मुझे वो एयरप्लेन उड़ाने का मौका मिला। मैं भी उस यूनिट का हिस्सा हूं और वो लोग मेरे परिवार की तरह हैं। जब सेना ने एक ऐसे एलीट पायलट को अमेरिका के सबसे टॉप सीक्रेट एयरफोर्स बेस पर भेजा, तब किसी को जरा भी हैरानी नहीं हुई। मैंने 6 साल तक एरिया 51 में काम किया है, 1979 से 1985 तक। हमारे पास स्पेशल क्लियरेंस थी, एक टॉप सीक्रेट SBI था, स्पेशल बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की गई थी। किस्मत से मुझे ये काम तब मिला था जब मैं SR उड़ा रहा था और इसलिए मुझे SR 71 से एरिया 51 में मूव करने में क्लियरेंस की कोई परेशानी नहीं हुई। अपने सहयोगियों के साथ फ्रीहॉफ रोजाना लास वेगास के मैकरन एयरपोर्ट से एरिया 51 तक आते जाते थे और उनकी रहस्यमय सवारी थी एक सरकारी कैरियर जेनेट एयरलाइंस। एरिया 51 के बारे में एक सबसे दिलचस्प कहानी बताई थी एक इंजीनियर TD बांस ने। उन्होंने कहा था अगर इस बेस में किसी UFO को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है, क्योंकि हम जेनेट एयरलाइन से जाते थे और उसकी खिड़कियां काली थीं, इसीलिए हमें पता ही नहीं लगता था कि हम कहां जा रहे हैं। फ्रीहॉफ ने गौर किया कि रोज ही उनके साथ साइंटिस्ट और मिलिट्री पर्सनल का एक ग्रुप भी उसी जेनेट 737 में लास वेगास में आता जाता है। जब प्लेन एरिया 51 में उतरता था तब ये ग्रुप एक बस में सवार होकर एक बड़ी ही सीक्रेट फैसिलिटी में चला जाता था, जिसका कोड नेम था साइट 4 या S4। जब हम वहाँ थे तब हम S4 के बारे में जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वहाँ क्या होता है। बस इतना पता था कि कुछ लोग सुबह के वक्त 737 में सवार होते हैं और हम एरिया 51 में जाते हैं। वहाँ से वो एक बस में कहीं और चले जाते थे और हम नॉर्थ में चले जाते जहाँ हैंगर्स बने थे। फ्रीहॉफ जब एरिया 51 में काम कर रहे थे तब उन्हें पता ही नहीं था कि साइट 4 पर क्या चल रहा है। लेकिन जब कई साल बाद बॉब लजार की कहानी सामने आई तो उन्होंने देखा कि लजार ने भी जेनेट 737 से एरिया 51 तक सफर करने और S4 तक जाने की बात कही है, तो वो समझ गए कि उनकी हर बात बिल्कुल सही है। मैंने सुना कि बॉब लजार ने भी उस 737 में एरिया 51 तक जाने और फिर टर्मिनल के पार S4 में जाने की बात की। उन्होंने ये बात सबसे कही थी और उनकी बातों से नहीं लग रहा था कि वो जरा भी झूठ बोल रहे हैं। क्रिटिक्स का दावा था कि कोई भी ऐसा चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया जो ये तस्दीक करे कि लजार एरिया 51 में भी काम करते थे। साइट 4 की बात तो जाने दीजिए, लेकिन फ्रीहॉफ का दावा भी बिल्कुल अलग था। मैं जानता हूँ कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे उन्होंने मेरे वहाँ आने के बाद भी बॉब लजार को वहाँ देखा था और उन्होंने हाल ही में मुझसे कहा भी। मैं जानता हूं कि क्रिटिक्स उनके खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बात दुनिया जाने कि वहां हमारे पास UFOs हैं, और शायद उनकी बातों से हमारे दुश्मनों को ये अंदाजा हो सकता था कि हमारे पास एलियंस टेक्नोलॉजीज भी हैं। लेकिन डेव फ्रीहॉफ ऐसे इकलौते एविएशन एक्सपर्ट नहीं थे जिन्होंने बॉब लजार की धमाकेदार कहानी को सही कहा था। जिम गुडॉल भी अमेरिकन एयरफोर्स के वेटरन हैं और वो मिलिट्री हिस्टोरियन और इन्वेस्टिगेटिव ऑथर भी है, जो उस वक्त बॉब लजार के दोस्त रहे हैं जब लजार एरिया 51 में काम भी नहीं करते थे। उस वक्त लजार एल्बुकर्की की सैंडिया न्यूक्लियर लैब में काम करते थे और हमेशा UFO पर शक जताया करते थे। मैं उन्हें काफी लंबे समय से जानता हूँ। वो पहले सैंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करते थे। उनसे जबरदस्ती ये नहीं कहलवाया जा सकता था कि UFO सचमुच में हैं। लेकिन UFOs के बारे में बॉब लजार का वो शक अब दूर होने वाला था। करीब साल भर बाद एक गुमनाम शख्स कह रहा था कि वो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है और वो शख्स था बॉब लजार। ये साबित करने के लिए कि उनके दोस्त एरिया 51 और साइट 4 में काम करते थे, उस वक्त सार्जेंट गुडॉल ने लजार का मिलिट्री टैक्स फॉर्म पेंटागन में ऑफिस ऑफ नेवल इन्वेस्टिगेशंस को दिखाया और उसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही खौफनाक था। डेस्क के पीछे एक नौजवान लेफ्टिनेंट कमांडर बैठे थे। मैंने उन्हें बॉब लजार का W2 दिया। उन्होंने उसे देखा, 1 मिनट रुको, फिर कहा, एडमिरल तुमसे मिलना चाहते हैं।
एक एयरफोर्स टेक सर्जन से एक एडमिरल का पूछताछ करना उनके पद के लायक बिल्कुल नहीं था। वो लजार का W2 देख रहे थे। उन्होंने कहा, सर्जेंट, मैं नहीं जानता तुम्हें ये कहाँ से मिला है, लेकिन आइंदा अगर मुझे तुम्हारा चेहरा यहाँ नजर आया तो तुम ये सोचकर बहुत पछताओगे कि तुमने अमेरिका एयरफोर्स में NCO की नौकरी क्यों की। फिर उन्होंने बॉब के W2 को श्रेडर में डाल दिया और वो उससे कहा, तुम्हें डिसमिस किया जाता है। उन्हें इस बात के लिए मना किया गया था कि वो बॉब लजार के बारे में सवाल पूछना बंद करें। जो भी बॉब लजार के बारे में सच जानना चाहता था उसके ऊपर दबाव डाला जाता था और किसी को चुप रखने के लिए सबसे आसान तरीका था। बॉब लजार पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा था, क्या उसकी वजह से एरिया 51 से जुड़े सच की खोज का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या वो सच स्टॉर्म एरिया 51 मूवमेंट के एक्टिविस्ट भी नहीं जान पाएंगे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो मानते हैं कि वो सच जानने वालों की उस नई पीढ़ी और एक ऐसे शक्तिशाली मूवमेंट पर निर्भर करता है जो अब आकार लेने लगा है। रेचल, नेवाडा, सितंबर 2019। स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट बिना किसी खास घटना के खत्म हो गया। रेचल में लोग बुरे से बुरे की कल्पना कर रहे थे। सब यहाँ देखने आ रहे हैं कि असल में यहाँ क्या होता है। हम चाहते हैं कि सबके लिए सेफ इवेंट हो। मुझे लगता है शायद ऑर्डर आ गया था। हम यहाँ पर मास अरेस्ट नहीं करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, मगर इसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई। सब बड़े तमीज से पेश आ रहे थे। जब हमने स्टॉर्मिंग एरिया 51 के इवेंट के बारे में सुना, सरकार की तरफ से मीडिया और सोशल मीडिया में आ रही गलत जानकारियों को देखा, तो लोगों को लगने लगा कि वहाँ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए ज्यादातर लोगों ने उसे अवॉइड करने का फैसला किया। बहुत से लोग तो यही मानते हैं कि सरकार ने उन UFO बिलीवर्स को डराने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर भी शक है कि क्या स्टॉर्म एरिया 51 मूवमेंट जारी रह पाएगा, जबकि कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक छोटी सी पहल बहुत बड़ा रूप लेगी। जब हम एक दिन इसे देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि ये एक बहुत बड़े कल्चरल मूवमेंट की शुरुआत थी और वो साल दर साल बढ़ती जाएगी। भले ही शुरुआत एक छोटे से वन ऑफ इवेंट से हुई हो, मगर जब इसे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाएगी तब ये एक आप सब इसके एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनिए, सिर्फ तमाशा मत देखिए। मेन स्ट्रीम इवेंट बन जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत से लोग, खासकर पॉप कल्चर की वजह से, एरिया 51 के बारे में जानते हैं और वो मानते हैं कि वहाँ पर सचमुच UFO और एलियंस भी मौजूद हैं। इसी से ये बात भी समझ में आने लगी कि अब लोग भी मानते हैं कि एलियन लाइफ एक हकीकत है। कुछ लोगों के लिए ये इवेंट मौज मस्ती और मजेदार वीकेंड का मौका था। उनमें से कुछ लोग अगले दशक में UFOs और सरकार की सीक्रेसी के साथ साथ फ्लाइंग सॉसर्स, सरकार के करप्शंस और मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्टेट के प्रोमिनेंट रिसर्चर्स बन सकते हैं। ये एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी दौर है। आज नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी एकजुट है और वो हमारी पृथ्वी पर हुई उन अनूठी घटनाओं के बारे में सही और पुख्ता जानकारी चाहती है। वो उन घटनाओं की हकीकत जानना चाहती है। बहुत से लोगों के लिए एरिया 51 के गेट्स असली भी हैं और सिंबॉलिक भी। असली इस मामले में कि उन गेट्स के पीछे इस बात के सबूत छिपे हैं कि पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के जीव हैं। सिंबॉलिक इसलिए कि वो सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा समय तक उस राज को छिपाए रखना चाहती है। अमेरिकन सरकार ने लोगों से कई बातों को बिल्कुल सीक्रेट रखा है। यही वजह है कि आज यहाँ पर इतने लोग जमा हुए हैं। पता नहीं हम जो अभी देख रहे हैं वो कोई मूवमेंट है या नहीं। लोग अब सच जानना चाहते हैं। उन्हें जानना है कि क्या उनसे कोई बात छिपाई जा रही है। उसी से एक मूवमेंट की शुरुआत होगी जो कि एक अच्छी बात होगी। उन गेट्स के पीछे क्या है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। समुद्र का तल, एरिया 51 और एलियंस। अगर हमें सरकार से इन सवालों के जवाब चाहिए तो हमें दबाव बढ़ाना होगा। हमें जवाब की मांग करनी होगी। एक नई पीढ़ी को उन सवालों के जवाब मांगने होंगे जो पिछली पीढ़ी नहीं मांग सकी थी। अंत में यही कहा जा सकता है कि एक समय बॉब लजार के साथ जो बुरा व्यवहार किया गया था वो आज फिर से दोहराया जा रहा है
और सरकार स्टॉर्म एरिया 51 मूवमेंट को भी दबा देना चाहती है। उन्हें डर है कि सरकारी धमकियों की वजह से जवाब पाने की ये कोशिश भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और एरिया 51 के राज हमेशा के लिए राज ही रह जाएंगे। लेकिन कई लोग इस छोटी सी कोशिश को एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाना चाहते हैं ताकि जल्दी ही राज छिपाने वाले वो गेट्स खुल जाए और हमें ये पता लग जाए कि सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं, इस पृथ्वी पर भी हम अकेले नहीं हैं।